नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। अमेरिका में यूएस फेडरल ने जब ब्याज दरें बढ़ाई तब भी हमारे बाजार पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं आज आरबीआई ने भी करीब ½ % रेपो रेट बढ़ाया, फिर भी बाजार हरे निशान में बंद हुआ। यानी कि अगर हम बात करें जुलाई के पूरे महीने की, तो उसमें भी बाजार ने मोटा मोटा 8% रिटर्न दिया है। और अगस्त के पहले 5 दिन, 1 से 5 तारीख का जो हम पूरा ट्रेंड देखें, उसमें हम 5 में से 4 दिन पॉजिटिव रहे हैं। तो जो पूरा जुलाई और जो अगस्त के 5 दिन है, इस सबको मिला के अगर बाजार का जो ट्रेंड है, बाजार की जो चाल है, वो हमें क्या संकेत दे रही है संदीप जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। और बाजार की अगर हम बात करें तो पिछले पूरा जो उसका ट्रेंड रहा है या जो उसकी चाल रही है, उसके आधार पर हम ये जानना चाहें कि अगले हफ्ते बाजार किस करवट बैठेगा। तो इस पर आप थोड़ा अगर रोशनी डालें तो आगे की रणनीति बनाने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, जुलाई में जो आप कह रहे हैं कि 8% के रिटर्न बने थे और पहले 4 दिन में जो 5 दिन बीते हैं उसमें हम 4 दिन पॉजिटिव बंद हुए हैं, उसमें रुझान एक चीज़ को लेकर साफ है कि बाजार में जो गिरावट का दौर है वो शायद खत्म हो चुका है। उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। सारी जो खराब खबरें हैं वो ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड नजर आ रही थी। जो 15,183 का लो हमने 17 जून को बनाया था, हम लगातार वहां से कह रहे हैं कि अब बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, हर गिरावट पे आप खरीदारी करें। और उसकी जो पुष्टि है वो एफआईएस की जो खरीदारी हुई है जुलाई के महीने में, जून में जो गिरावट हुई थी, हमने जो लो बनाया था, उसके बाद से उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली आप देखिए एफआईएस की जुलाई के महीने में आई थी। और जो 4 दिन है पहले, अगर आप अगस्त के महीने के देखें, 1, 2 और 3, 4 अगस्त को मिला लें तो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली खरीदारी जो है वो 4 दिनों में हो चुकी है। यानी कि जितना कॉन्फिडेंस एफआईएस का विदेशियों का जुलाई के महीने में था पूरे महीने में, वो आपको पहले 4 दिन में नजर आ रहा है। तो उनकी ओर से लगातार खरीदारी का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसमें सपोर्ट कर रहे हैं आपके जो कमोडिटी प्राइसेस में जो गिरावट आ रही है। क्रूड आप देखिए, अगर आपके सामने एक हफ्ते का चार्ट आ गया होगा, तो पिछले हफ्ते जब हम शुक्रवार को क्लोजिंग हुई थी तो $110 पर ब्रेंट का भाव था। तो हम यही कह रहे थे कि 110 आ गया, इसके ऊपर ना चला जाए, 120 ना आ जाए, 120 125 हो गया तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती है। वहां से अब हम $95 के नीचे आ गए हैं। और $95 से भी ज्यादा अहम बात यह है कि फरवरी में जो युद्ध हुआ था, शुरू हुआ था रशिया और यूक्रेन, रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, उस लेवल के भी हम नीचे आ चुके हैं। 6 महीने के निचले स्तर पर आप देखिए ब्रेंट का भाव आ चुका है। तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो युद्ध की वजह से एक जो प्रीमियम बिल्डअप हुआ था कि सप्लाई कम हो गई है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं क्रूड से तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब उसमें फैक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लीबिया से सप्लाई बढ़ी है या आप कहेंगे मंदी का डर है, डिमांड कम हो रही है, ओपेक की भी इस चीज़ को संदर्भ में ले रहा है, तो आप कुछ भी रीज़न लगा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्रूड गिरना पॉजिटिव है। उसके साथ साथ आप देखिए हमारा जो रुपया है वो भी आज भी 23 पैसे के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ। 79.23 ये हमारा लेवल था। तो उस लिहाज से देखा जाए, डॉलर इंडेक्स जिस तरह से ईज ऑफ हुआ है, $106 का जो लेवल है उसके फिर से नीचे आता वो दिखा है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। और उसके साथ साथ आप ये ना भूलिए कि आरबीआई की पॉलिसी थी ½ % से जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है वो आरबीआई की ओर से होती हुई दिखी। उसके बावजूद भी आज हम पॉजिटिव साइड में बंद होते हुए दिखे। तो ये कहीं ना कहीं बाजार दर्शा रहा है कि बाजार ने इस चीज को भी फैक्टर इन कर रखा है, क्योंकि बाजार अब ब्याज दरें बढ़ने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। बाजारों का जो फोकस है, यूएस में भी आप देखिए जो तेजी बन रही है, इसी बिना पे है कि फेड ने इस चीज को माना है कि जो ब्याज आगे जो कमोडिटी कीमतें हैं वो नीचे आ सकती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम डेटा ड्रिवन रहेंगी, जैसे जैसे आंकड़े आएंगे उसी हिसाब से दरों में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। और वो मान रहे हैं कि कमोडिटी कीमतें नीचे आ रही है, उसका इंपैक्ट महंगाई पे होगा। हालांकि वो देखना अहम है कि किस तरह से आता है, वो भी कह रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन वो साफ तौर पे नजर आ रहा है, जिस तरह से हमने क्रूड में देखा है, बाकी जो कमोडिटीज हैं उनमें जो प्राइसेस नीचे आए हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि आगे कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। और वैसा ही रुझान आप देखिए आरबीआई की कमेंट्री में भी है। आरबीआई गवर्नर ने भी देखिए, एक तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है उसे बरकरार रखा, 6.7%, 7.25% के आसपास महंगाई है, उसको भी बरकरार रखा है। और पहले 3 महीने के आंकड़े आप देख लीजिए सीपीआई महंगाई के, वो 7.25% के आसपास के एवरेज है। यानी कि आप 7.25% के एवरेज से आपको 6.7% पे जाना है। तो ग्रेजुअली शायद इस चीज का इंडिकेशन है कि आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर नीचे आते हुए दिखेंगे। उसमें आप कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट भी। और आरबीआई गवर्नर ने एक चीज़ जो सबसे अच्छी कही वो ये है कि मॉनसून बहुत अच्छा है, मॉनसून के बाद ये जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं काबू में आती हुई दिखेगी। तो वो एक उनका बिलीफ है या एक भरोसा है या होप है, जिसके साथ वो अपने जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं और जो महंगाई के टारगेट्स हैं उनके साथ बने हुए हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि
मैंने आपको यही कहा था कि जो पॉलिसी जब आएगी उसमें दरें बढ़ेंगी, उससे ज़्यादा जो कमेंट्री आएगी आरबीआई गवर्नर की वो सुनना ज़्यादा अहम होगा। और वो इसी और इशारा कर रहा है कि आरबीआई गवर्नर भी उम्मीद कर रहे हैं कि कमोडिटी और उसके साथ साथ जो अच्छा मानसून रहा है उससे महंगाई में कमी आती हुई दिखेगी। ग्रोथ उन्होंने मेंटेन करी है, बरकरार रखा है FY23 का जो ग्रोथ का टारगेट है, और महंगाई का लक्ष्य भी उन्होंने वही मेंटेन किया है। तो उस लिहाज से सारी चीज़ें एक ही और इशारा कर रही हैं कि भले ही बहुत अच्छा नहीं हो गया है, लेकिन हाँ अच्छा हो गया, जो खराब चीजें थी वो उससे हम बाहर आ वो गए, खत्म हो चुकी हैं। तो तो मतलब लिहाज से नो नेगेटिव इज पॉजिटिव एक होता है ना, कि कोई खराब नहीं है तो वो पॉजिटिव ही है। तो वो एक रुझान जो है वो मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिला। और मार्केट्स तो हम लगातार कह ही रहे हैं कि 6 महीना कम से कम 12 महीना आगे सोच के चलते हैं। तो उस लिहाज से मार्केट्स ने इस चीज को पहले से ही बुना लिया है कि जो कमोडिटी कीमतें नीचे आ रही हैं उससे महंगाई नीचे आएगी, और यूएस में भी उस रफ्तार से अब दरें नहीं बढ़ेंगी जो पहले बढ़ रही थी। मतलब अगला हफ्ता जो होने वाला है वो पॉजिटिव साइड ज्यादा हैवी होने वाला है। मतलब आप इस चीज के ऊपर फोकस करिए कि आपको हर गिरावट पे खरीदारी दिखेगी। कल के मार्केट आप देख लीजिए 17,161 का लो था और आपकी जो क्लोजिंग है वो 17,400 के आसपास हुई थी। 221 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमने कल भी लोअर लेवल से देखी थी। आज भी आप देखिए लोअर लेवल से करीब 50 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमने देखी है। हालांकि ऊपर से हम 40 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी आप हर डिप पे देखिए खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। तो एफआईआई के खरीदारी के आंकड़े, कमोडिटी कीमतों में गिरावट, आरबीआई गवर्नर, पॉलिसी, ये सारी चीजें इसी और इशारा कर रहे हैं कि अगला हफ्ता भी पॉजिटिव ही रह सकता है। हर गिरावट पे आपको खरीदारी दिखेगी। बहुत बड़े मूव भले ना आए, लेकिन हाँ आपका जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड पर रहेगा। चलिए, एक आरबीआई गवर्नर ने आज एक अच्छी और बात बताई कि लगातार 4 हफ्ते के बाद हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी 29 जुलाई को जो सप्ताह खत्म हुआ है उसमें करीब 2.9 अरब डॉलर बढ़ा है, जिससे भी रुपए को और कैड को कम करने में मदद मिलेगी और रुपए को मजबूती मिलेगी। आरबीआई गवर्नर ने एक और बात जो आप कह रहे हैं ना, उससे मुझे भी याद आएगी। उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेजी से ग्रो करने वाले देशों में से हम एक होंगे और सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व में से एक है, चौथे दुनिया में सब। तो उस लिहाज से आरबीआई गवर्नर तो अपनी तरफ से हर वो पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिविटी इन्फ्यूज करने की। आज जो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई है उससे बाजार के किस सेक्टर से, किस इंडेक्स पे सबसे ज्यादा आज असर देखा गया? देखिए, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं जिनको ब्याज दरें जब बढ़ती हैं तो अगर किसी कंज्यूमर के ऊपर, किसी खरीदार के ऊपर उसका असर होता है, या वो चीज़ें जो कि हम ज़्यादातर ब्याज पे लेते हैं या फिर लोन लेके खरीदते हैं, जिसमें फ़ोन हुआ, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुए, या तो फिर आपकी गाड़ी हुई या आपका होम लोन हुआ, उन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिलता है। क्योंकि अब क्या है ना कि आधे % से जो आज ब्याज दरें बढ़ी है ना, आपकी जो होम लोन की दरें हैं वो ऑलमोस्ट 8% के आसपास, ज़्यादातर बैंकों की 8% के आसपास टच कर जाएंगी। तो भले ही आपकी ईएमआई उतनी रहेगी, लेकिन आपकी जो टेन्योर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। कार लोन्स की जो ईएमआई उसमें उसको साफ आता हुआ दिखेगा, असर दिखेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, पर्सनल लोन हुए, ये सब चीज़ें हैं। और उस लिहाज से आप देखिए जो 2 सेक्टर आज गिरे हैं सबसे ज़्यादा, उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो ही है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सेंटिमेंट वाइज भी और कंज्यूमर का एक जो खरीदारी का रुझान होता है वो कहीं ना कहीं हाथ रुकता ही है ऑब्वियसली जब आप ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपकी जो ईएमआई की कॉस्ट है वो ऊपर आती हुई दिखेगी। तो एक खरीदारी, एक जो डिमांड है वो रुकती हुई दिखेगी, जिस वजह से आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो, ये 2 ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें ज़्यादा आज बिकवाली देखने को मिल रही है। संदीप जी, जो 5 दिनों में एफआईआई का ट्रेंड कैसा रहा है? क्या भारतीय बाजारों में जो खबरें आ रही हैं कि एफआईआई वापस आ गए हैं, एफआईआई बैक, तो वो उसमें कितनी सच्चाई है और क्या ट्रेंड रहा है, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए। 1 अगस्त को 2,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी थी, फिर 825, 765 और कल का जो आंकड़ा था 1475 का था। आज का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इन 4 दिनों के जो आंकड़े हैं उनको जोड़ लीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी जो है वो एफआईआई की ओर से देखने को मिल चुकी है। जुलाई महीने पूरे में 4989 करोड़, लगभग 5,000 करोड़ का नंबर था। तो उतनी ही खरीदारी जो है वो ऑलमोस्ट आप देखिए 4 दिन में, अभी तो पूरा महीना बाकी है, अभी तो सिर्फ 4-5 दिन ही गए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एफआईआई का जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। अब इसमें देखना ये है कि जो जुलाई महीने के जो 5,000 करोड़ रुपए के खरीदारी के आंकड़े थे उसके कुछ जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास आए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपके मन में सवाल यही आ रहा होगा कि अगर एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं या लौटे हैं, ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं? तो पहला जो एक सेक्टर जहां पे उनकी सबसे ज्यादा नजर है वो है एफएमसीजी, खपत से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि भारतीय इकोनॉमी की सबसे अच्छी बात है दुनिया भर में मंदी आ जाए लेकिन हमारी खुद की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ क्रूड का गिरना, ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको जोड़ के आप देखें
तो ये एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है जहां पे आप एलोकेशन देखेंगे एफआईएस की ओर से जो पैसा डाला जा रहा है वो जून 2020 के बाद आपको उच्चतम स्तर पर नजर आएगा। एफएमसीजी के अलावा एक टेलीकॉम है और दूसरा कैपिटल गुड्स, जो इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा एक्शन जो है वो एफआईएस की ओर से देखने को मिला है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप रियल एस्टेट कह सकते हैं, पावर, बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे खरीदारी होती हुई दिखी। और सीमेंट और बैंकिंग ऐसे सेक्टर हैं जहां पे 9 महीने के बाद अभिषेक जहां पे एफआईएस की ओर से खरीदारी होती हुई दिखी। और रियल्टी सेक्टर में आप देखेंगे 7 महीने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईएस की ओर से खरीदारी होती हुई दिखी है। सीमेंट सेक्टर में जो एलोकेशन है वो 2018 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे खरीदारी, और बैंकिंग में भी एलोकेशन नवंबर 2021 में 21 के बाद से उच्चतम स्तर पर देखने को मिल रहा है। एक तो कमोडिटी कीमतें नीचे आई हैं, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती हुई दिख रही हैं, और उसके साथ साथ यूएस में जैसे मैंने कहा कि दरें अब उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेंगी, उतना क्वांटम नहीं होगा जितना पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये कुछ 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द आप देखें एफआईएस का जो भरोसा है वो इंडियन मार्केट में फिर से लौटता हुआ दिखा है। अब बिकवाली कहाँ हुई है, कुछ तो उन्होंने बेचा भी होगा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो तेल गैस, क्योंकि जो टैक्स लगने की खबर आई थी, जो विंडफॉल टैक्स लगा था, उसका इंपैक्ट था। आईटी में अभी भी वैल्यूएशन को लेके उनका कंफर्ट नहीं है, तो महंगे वैल्यूएशन के चलते आईटी में बिकवाली होती हुई दिख रही है। और उसके साथ साथ मेटल एंड माइनिंग भी तो आप देखें लगातार तीसरा महीना है जब उनकी ओर से बिकवाली देखने को मिली, और आईटी में जो एक्सपोजर है वो मार्च 2020 के लेवल पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से आईटी पे वो कमज़ोर हैं, तेल गैस में उनकी ओर से बिकवाली हो रही है, और उसके साथ साथ मेटल माइनिंग जो कि हमने देखा था कमोडिटी कीमतें उछली थी जब, तो उस समय कितने ज़्यादा उछाल इस पूरे सेक्टर में बनते हुए दिखे थे। तो वहाँ पे मुनाफा वसूली हो रही है, बिकवाली हो रही है, और खरीदारी कहाँ पे हो रही है, एफएमसीजी, टेलीकॉम और कैपिटल गुड्स क्षेत्र में। इसके आंकड़े भी हैं हमारे पास, एफएमसीजी में $620 मिलियन, टेलीकॉम में $580 मिलियन, कैपिटल गुड्स में $240 मिलियन के आसपास की खरीदारी होती हुई दिखी। यानी कि इकोनॉमी ग्रो करेगी इंडिया में, अभी भी भले ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी लेकिन ग्रोथ अभी भी जारी रहेगी। तो ऐसे सेक्टर में पैसा लगेगा जहां पे खपत होती हुई दिखेगी, या तो फिर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उन सेक्टर्स को फायदा होता हुआ दिखेगा। हाँ, मतलब दर्शक ये समझ लें, संदीप जी ने जो बताया एफआईआई जहाँ खरीदारी कर रहे हैं, और एफआईआई जहाँ खरीदारी करते हैं इसका मतलब वो सेक्टर चलने वाले होते हैं। हाँ, क्योंकि आगे और से जो खरीदारी आती है विषय वो 1 दिन 2 दिन या 1 महीने तो लॉन्ग पर्सपेक्टिव कम से कम आप ये मानिए 6 महीने और 1 साल। तो मतलब जो आपने सेक्टर्स ऊपर बताए उनमें अभी अच्छा वहाँ दमखम है। संदीप जी, पिछले जो 5 दिन, अगर हम अगस्त जुलाई अब छोड़ दें, जुलाई तो निकल गया, अगस्त की ये शुरुआत है और 5 दिन निकल चुके हैं। इन 5 दिनों में इंडेक्स वाइज अगर हम बात करें तो किस इंडेक्स में अभी तक परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आगे उसकी क्या उम्मीद है? देखिए, जो पहला हफ्ता बीता है ना, आज जो 5 दिन बीते हैं अगस्त के, उसमें आप पहले हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी देखेंगे तो करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। बैंक निफ्टी में 1.25% के आसपास के गेंस देखने को मिले। ये चार्ट आपके सामने आ गया होगा। लेकिन ज़्यादा जो रुझान है वो छोटे मझोले शेयरों में, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पे एक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। बीते हफ्ते में मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में आप देखें 2% से ज़्यादा की खरीदारी होती हुई दिखी है। देखिए, यही वो सेक्टर होते हैं जहां पे मार्केट से ज़्यादा तेज चाल चलने की एक क्षमता होती है, ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी। जब बाजार की पिटाई हुई थी, इंडेक्स जब आपको याद होगा, निफ्टी और सेंसेक्स कभी भी बेयर मार्केट में नहीं गए, यानी कि उन्होंने हाई से 20% से ज़्यादा का करेक्शन नहीं दिखाया। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप ये दोनों चले गए थे, और बैंक निफ्टी भी चला गया था। 20% से ज़्यादा की गिरावट हाई लेवल से इनमें हो गई थी, यानी कि ये बियर जोन में, बियर टेरिटरी में चले गए थे। और अब आप देखिए जब मार्केट्स में वापस खरीदारी हो रही है, रिकवरी हो रही है, इन्हीं में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल भी रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसीलिए आप देखिए 2-2% के गेन है, और आपको केवल इंडेक्स में 2-2% के गेन देखने को हैं। कई ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है जिनमें आप 5-5, 10-10, 20-20% तक की जो गेन्स हैं वो भी देख रहे हैं। तो अच्छे क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप देखें तो ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स तो अच्छा चला ही है 1% से ज़्यादा, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में एक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए, ये हफ्ता तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए अच्छा ही, मतलब 5 में से 4 दिन पॉजिटिव रहना एक अच्छा। तो मतलब अगर हम अगले हफ्ते की अब बात करें तो नया जो हफ्ता आने वाला है उसके लिए क्या ट्रिगर्स रहेंगे, या उसके लिए क्या हमें रणनीति बनानी चाहिए, उसमें क्या हमें किन फैक्टर्स पर ध्यान रखना चाहिए? कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आ गई, 0.5% से उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई, छठी बार लगातार बढ़ाई है, बाजार ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। आरबीआई की पॉलिसी आई, हमने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो उस लिहाज से देखा जाए जो बड़े बड़े एक्शंस थे वो खत्म हो चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है बाजार के लिए वो ये है कि करेंसी और क्रूड तो हमेशा रहता ही है कि करेंसी कितनी मजबूत होती है, क्रूड में किस तरह के लेवल आते हैं। जो $94 वाला क्रूड है
बीपीसीएल के चेयरमैन, आपको याद होगा वो थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला था कि 2 महीने में $90 के नीचे भी आ जाएगा। ज़्यादा दिन हुए नहीं है और वहाँ से अब देखिए 110 वाला $94 ऑलरेडी आ चुका है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज शाम को यूएस में रोजगार के आंकड़े आने वाले हैं। जुलाई महीने का रोजगार का आंकड़ा कहां पे आता है? पिछले महीने में करीब 3.25 लाख नई नौकरियां जुड़ी थी। इस बार हालांकि अनुमान कम है, करीब 2.5 लाख के आसपास नई नौकरियां यूएस में जुड़ती हुई दिखेंगी। तो इस लिहाज से वो जो पेस है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से ब्याज दरें वहां बढ़ रही हैं उसका इंपैक्ट तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े हमने देखे थे, 2 साल के निचले स्तर पर आए थे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो आंकड़ा आया था। तो ये आंकड़ा कितना नीचे आता है, क्योंकि फेड ने माना है कि ठीक है स्लो डाउन होगा, जब आप दरें बढ़ा रहे हैं तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या ज़्यादा तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि जब आप यूएस की इकोनॉमी की मजबूती की बात करते हैं ना, एक तो कंज्यूमर स्पेंडिंग, दूसरा ये जो रोजगार के आंकड़े हैं यही मजबूत आ रहे थे, जो हम कह रहे थे कि बहुत अच्छी है, वहाँ पे लेबर मार्केट काफ़ी मजबूत है। तो क्या ये फिजल आउट तो नहीं हो जाएगा? क्या ये ध्वस्त तो नहीं हो जाएगा कि वहाँ पे नौकरियां जुड़नी बंद हो जाएं? तो उस लिहाज से ये जो आंकड़ा है 2.5 लाख नौकरियां जुड़ती हैं और बेरोजगारी की कहाँ पे नंबर आता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और अगले हफ्ते यूएस के सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। 9.1% का नंबर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो 40-41 साल की हाई पे था। अब वो नंबर कहाँ पे आता है? और अगले शुक्रवार को यूके के जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे। ये कुछ बड़े नंबर्स हैं जिसके ऊपर बाजार खासतौर पे फोकस करेगा। बड़े बड़े जो पॉलिसी एक्शन थे वो तो हम खत्म हो चुके हैं, वो हमारे पीछे चले गए हैं, लेकिन करेंसी, क्रूड और यूएस के जो आंकड़े आने वाले हैं महंगाई के और रोजगार के आज शाम के, और यूके के जीडीपी के आंकड़े, इन पर खासतौर पर नजर रहेगी। चलिए, ये तो था इस हफ्ते के बाजार का हाल। अब नए हफ्ते में नए बाजार की नई चाल आपको बताएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे पूछ सकते हैं। आप हमें हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप उसको हमारे नए नए प्रोग्राम देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।